वेलकम टू स्टडी भारत में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मराठों के बारे में। आज हम देखेंगे कि मराठों का उत्थान किस तरह हुआ, किन किन जगहों पर इनका शासन रहा और ऐसी कौन सी भौगोलिक स्थिति थी जिसके के कारण इनके राज्य में बहुत सारे ऐसे लोगों का, ऐसे निवासियों और ऐसे राजाओं का जन्म हुआ जिसने कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मराठों के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में रहने वाले और मराठी बोलने वाले भारतवासी मराठा कहलाते थे। महाराष्ट्र प्रदेश एक त्रिभुजाकार पठार और चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह प्रदेश पहाड़ों, वनों और अनेक स्थानों पर उबड़ खाबड़ होने के कारण एक दुर्गम स्थान के रूप में देखा जाता है। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात करें तो वहाँ पर मराठों के वीर, परिश्रमी और सुदृढ़ शक्तिशाली बना दिया गया था यहाँ के सैनिकों की, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, जो पथरीली जमीन थी, कम उपजाऊ भूमि थी और स्वास्थ्यप्रद जलवायु थी, इन सब ने मिलकर क्या किया, मराठों में बहुत सारे चारित्रिक गुणों को उजागर किया और इसी कारण उनका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय होता है। तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है, मराठों की जो स्थिति थी उस काल में, वह दक्षिण की तरफ से देखें तो वहाँ पे बहुत सारी पर्वतमालाएं हुआ करती थी। दूसरी तरफ भूमि की बात करें तो वर्षा की भी कमी थी और इसी कारण वहाँ के जो प्रॉपर निवासी थे उनमें वे बहुत ज़्यादा कठोर, मतलब कि परिश्रमी होते थे और परिश्रमी होने के कारण ही उनके जो गुण थे, जो चारित्रिक गुण थे, वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आते हैं। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति के कारण ही ऐसे प्रदेश जहाँ की बहुत ज़्यादा पथरीली ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ पे मुग़ल सेना या फिर किसी और राजा की सेना बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती थी, घोड़े नहीं चला पाती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मराठों की बात करें तो वो अपनी इसी भौगोलिक स्थिति में उन्होंने अपने आप को इस तरह से ट्रेंड कर लिया था कि वे छापामार इस नीति का भी इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावे घोड़े का जो इस्तेमाल होता था वे भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया करते थे। इन सब के अलावे अगर भौगोलिक की स्थिति के बारे में देखें तो एक सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि यहाँ के जो निवासी थे, निवासियों के ऊपर हमेशा ही कुछ न कुछ अत्याचार होते रहते थे, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ युद्ध काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। मराठे जो थे वो युद्ध नीति में बहुत ज़्यादा आगे रहते थे। युद्ध में लगे रहने के कारण उनके पास क्या होता था, उनके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वे अपने निवासियों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा कर पाए या फिर उनकी उर्वरता को बढ़ा पाए या कृषि कार्य कर रहे जितने भी किसान हैं उनको प्रोत्साहन दे पाए। तो इसके लिए जब वे युद्ध करने जाते थे और दूसरी तरफ अगर किसी दूसरे राजा का युद्ध हो रहा होता था मराठों के साम्राज्य में, तो उसमें वहाँ की जनता दुर्गों में निवास करती थी। वे अपने दुर्ग को अपने माँ के समान मानती थी और उसकी रक्षा करती थी, उसे हर तरीके से निर्मित करती रहती थी। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से यह देखने को मिलता है कि भौगोलिक स्थिति ने वहाँ के निवासियों को इस तरह से ट्रेंड कर दिया, इस तरह की काबिलियत उनके अंदर डाल दी, इस तरह के गुणों का विस्तार कर दिया कि वे हर बुरी परिस्थिति में बहुत अच्छे से निर्वाह कर सकते थे। दूसरी तरफ यहाँ बताया जा रहा है कि दक्कन में मराठों का उदय और उत्थान उत्तर मुगल काल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में भी जाना जाता है। यह बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली एक इंसिडेंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ मराठी शिवाजी के अधीन 1627 से 1680 शिवाजी का जो शासनकाल था वह माना जाता है 1627 से 1680 ईस्वी तक, और कहा जाता है कि मराठों का जो इतिहास है वह शिवाजी के कारण ही शुरू हुआ, यानी कि उनकी द्वारा निर्मित किया गया। यहाँ पर बताया गया है शिवाजी के बारे में कि शिवाजी ने स्वयं को एक शक्तिशाली जाति और स्वतंत्र राज निर्माता के रूप में आने के कारण से सारे मराठे उदित हो सके थे, यानी कि मराठों के उद्गम का जो श्रेय जाता है वह शिवाजी को माना गया है। यहाँ बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके के कारण मराठों का उदय हुआ। सबसे पहले तो उसमें प्राकृतिक कारण का नाम आता है। मराठों की प्राकृतिक स्थिति को देखें तो महाराष्ट्र की प्राकृतिक परिस्थितियों ने मराठों के चरित्र पर गहरा और अच्छा प्रभाव डाला।
महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की कमी होती रहती थी और वहाँ पर पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ की भूमि भी बहुत ज़्यादा बंजर थी। क्योंकि मराठों में साहस और आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए उनके अंदर आलस्य और विशेष सुख के जो दोष हुआ करते थे वे नहीं थे। जैसे कि अगर हम मराठों और राजपूतों को कंपेयर करें तो राजपूत राजा जो होते थे उनका क्या खासियत था? उनकी खासियत यह थी कि वे युद्ध तो करते थे, युद्ध जीतना भी चाहते थे, लेकिन उनका सारा ध्यान रहता था अपने आप को बहुत ही अच्छा यानी कि भोग विलासिता में डूबे रहना और दूसरी तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न यानी कि धन संपदा से परिपूर्ण पेश करते रहना। दूसरी तरफ अगर मराठों की बात करें तो मराठों की जो मानसिकता थी वह थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मराठा हर तरह का काम करने को तैयार रहते थे। वे यह नहीं सोचते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। जबकि दूसरी तरफ अगर राजपूतों की बात करें तो राजपूतों की जो सोच थी अपने आन बान और शान इन सब के लिए वे युद्ध किया करते थे। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परिश्रमी थे और उन्होंने छापेमार पद्धति का इस्तेमाल भी किया था। बहुत ही आसानी से वे इस पद्धति का इस्तेमाल करते थे और इसके के कारण पहाड़ों की जो श्रृंखलाएँ थी उनके अंदर जब भी कोई भी दुश्मन आता था तो उनकी छापेमार पद्धति के कारण ही दूसरी तरफ की जो सैनिक हुआ करते थे वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा वे बहुत अच्छा कंफर्ट फील नहीं कर पाते थे। जबकि मराठों के साथ ऐसा कोई भी कारण नहीं होता था और यही एक बड़ी वजह है कि उनका जो क्षेत्र था वो बहुत ही सिक्योर रहता था। प्राकृतिक परिस्थितियों ने उन्हें अपने शत्रुओं से युद्ध जीतने में बहुत ही ज़्यादा सफलताएं दी थी। इसके अलावे मराठा का जो एक साम्राज्य है, मराठे क्या है? मराठे एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को कहा गया है। यह किसी जाति का नाम नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग निवास करते थे उन सब के अंदर एक आंदोलन के तहत उन सभी के अंदर एकता की भावना का विस्तार किया गया था। और यही एकता की वह भावना है जिसके कारण सारे महाराष्ट्र में मात्र एक धर्म को माना गया, वो था मराठा धर्म। जैसे कि अगर भक्ति आंदोलन की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या किया गया? यहाँ मराठों के समय में ईश्वर की उपासना यानी कि एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। जाति पाति भेदभाव इन सब को दूर हटा दिया गया। इस समय में बहुत सारे ऐसे संत भी सामने उभर के आए जैसे कि तुकाराम, रामदास, वामन पंडित और एकनाथ। तो इस तरह के जो संत सामने आए उनके कारण मराठा निवासी जो थे उनके बीच एकता का बहुत ही ज़्यादा संचार हुआ और उन सब के संचार के लिए उन्होंने क्या किया? धार्मिक गीत गाए। धार्मिक गीत वैसे गीत होते थे जो कि धर्म से तो रिलेटेड थे ही साथ उनका जो लैंग्वेज था, उनकी जो भाषा थी वह मराठी भाषा को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पर मराठों के धार्मिक जागृति के बारे में बताया जा रहा है कि मुगलों के आने के पहले मराठा में अनेक महान सुधारकों ने जाति भेदभाव की निंदा की थी, जैसे कि तुकाराम, रामदास, वामन पंडित और एकनाथ। इन सब का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। ये सारे जो धर्म सुधारक थे वे सिर्फ धर्म सुधारक ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म सुधारक के साथ साथ वे धर्म गुरु और राष्ट्र निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। रामदास के बारे में बताएं तो रामदास तो शिवाजी के धर्म गुरु थे और उन्होंने सिर्फ धर्म गुरु के ही कर्तव्य का पालन नहीं किया, बल्कि शिवाजी को राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था और शिवाजी को इस तरह से तैयार किया था कि वे पूरे राष्ट्र को यानी कि मराठा साम्राज्य जो है उसे एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने लाए। कई सारे धर्म सुधारकों ने क्रमानुसार कई वर्षों तक ईश्वर की भक्ति और मानव समानता, इसके अलावा कार्य और परिश्रम की महत्ता और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इस प्रचार प्रसार के कारण ही वहाँ की जो निवासी थे वे सभी आपस में एक दूसरे से एक धर्म के प्रति मानसिक रूप से जुड़ गए थे। उन्होंने मराठा जाति में आत्मविश्वास और एकता के बीज बोए थे। शिवाजी के जो गुरु थे जिनका कि नाम था रामदास एक बहुत ही बड़े धर्म प्रचारक थे और उनके द्वारा एक पुस्तक की भी रचना की गई थी जिसका कि नाम है
दासबोध। दासबोध का जो ये पुस्तक है, इसमें रामदास के द्वारा कर्म योग के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है और यह सारी वही माध्यम है जिसके के कारण मराठों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, जो इसने कि मराठों को के उत्कर्ष में अपना बहुत ज़्यादा रोल निभाया था। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षण के बारे में। अहमदनगर के प्रसिद्ध सेनापति मलिक अंबर ने मराठों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में भर्ती किया था। बड़ी सेना में भर्ती करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि मराठे जो होते थे वह शारीरिक रूप से बहुत ही कर्मठ होते थे और बहुत ही परिश्रमिक होते थे। अहमदनगर में मराठों ने सैनिक और प्रशासनिक पदों पर रहकर प्रशासन और सेना का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। शिवाजी के पिता, जिनका के नाम था शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले ने अहमदनगर के कुछ इलाकों पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। इसके अलावा कर्नाटक का जो क्षेत्र था, तो कर्नाटक में जो अशांति फैली हुई थी उसका भी लाभ उठाया और उसका लाभ उठाकर अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना करने की कोशिश की। मतलब कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि शाहजी भोंसले, जिन्होंने कि अपनी शक्ति को एक सुदृढ़ता प्रदान करनी चाहिए, एक बहुत ही अच्छे से वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहा, उन्होंने क्या किया, अर्ध स्वायत्त राज्य, यानी कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं थे। वह कुछ हद तक अपनी जो धर्म निष्ठा थी, जो स्वामी भक्ति थी, वह मुगलों के साथ भी दर्शाते रहते थे, लेकिन अपने क्षेत्र में उन्होंने एक स्वतंत्र राजा की तरह शासन किया था। तो इस तरह से यहाँ पर शाहजी भोंसले ने उस क्षेत्र में, यानी कि कर्नाटक का जो क्षेत्र था, वहाँ पर अर्ध स्वायत्त राज्य स्थापित करने की कोशिश मात्र की थी। निजामशाही की बात करें तो निजामशाही शासन का जब पतन हो रहा था, जब वह अंतिम वर्षों में गुजर रहा था, तो वह शासक निर्माता बन गए थे। यानी कि शाहजी भोंसले की जो स्थिति थी वह निजामशाही वंश के समय में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन जो दूसरे दरबारी थे वे सभी शाहजी भोंसले से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते थे और उसी के कारण उसने क्या किया कि बीजापुर में नौकरी कर ली। इस तरह से देखें तो अनेक मराठों ने बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों में जो भी सेवाएं की, उसके कारण उन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला प्रशासन और शासन के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने यह ठाना कि वे अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर सकते हैं। इसके अलावा साहित्य और भाषा का योगदान। मराठों को जहां तुकाराम के भजनों ने एकता प्रदान की, वहीं एकनाथ ने उन्हें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना सिखलाया। मराठों की एक भाषा, एक धर्म और सामान्य जीवन ने उसमें एकता और सहयोग भरा, जिससे उन्हें अपनी शक्ति के उत्थान में सहायता मिली। तो साहित्य और भाषा का जो अपना योगदान रहा था मराठों के उत्कर्ष में, वह यह रहा था कि जितने भी संत आए थे उन्होंने धार्मिक दृष्टि से सभी लोगों को एकजुट कर दिया। जब एक धर्म बहुत सारे निवासियों के द्वारा सिर्फ एक धर्म को माना जाए तो उनकी जो सामाजिक स्थिति है उनमें भी एकता आ जाती है और एकता के कारण ही उनका जो ढांचा तैयार किया गया था, सैनिक ढांचा तैयार किया गया था और उनका जो इंटेंशन था, यानी कि लक्ष्य की जो प्राप्ति होती थी, तो उन सभी में सारे सैनिकों से लेकर के जितने भी सेनापति थे या फिर राजा ही क्यों ना थे, उन सब का मोटो एक ही हुआ करता था, वे सभी साथ मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते थे। तो ये सारे वे कारण थे जिसने कि मराठों की शक्ति के उत्थान में बहुत ही ज़्यादा सहायता दी। क्योंकि माना जाता है कि शिवाजी जो ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण कि मराठों का इतिहास लिखा जाना संभव हो चुका है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मराठों के उत्थान का कारण शिवाजी जैसे योग्य, कूटनीतिक, कुशल सैनिक और महान नेता था। शिवाजी के उज्जवल चरित्र और महान व्यक्तित्व का निर्माण उसकी माता जीजाबाई के कारण हुआ। उसकी शिक्षाओं और परामर्श के कारण शिवाजी मराठों को संगठित कर सका। चूँकि शिवाजी के व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है मराठों के अस्तित्व में,
और इतिहास में। लेकिन शिवाजी ने इसका उत्थान किया, यह कहना गलत होगा। उन्होंने उसके उत्थान में सहायता दी, बल्कि उसे उत्कर्ष पे ले गया। लेकिन जब तक शिवाजी का टाइम आया था, तब तक मराठों का अपना एक राज्य कायम हो चुका था। तो शिवाजी ने उसका उत्थान नहीं किया, बल्कि उसका जो विकास है, उस विकास को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया था। और यह सब संभव हो पाया था उनकी माता जीजाबाई के कारण, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में और इसके अलावा उनके जो गुरु थे रामदास और जीजाबाई का प्रभाव शिवाजी के पूरे जीवन काल में देखने को मिलता है। उनकी जितनी भी शिक्षाएं दी गई थी शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई और रामदास के द्वारा, वे सभी उनके हर युद्ध में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि धार्मिक दृष्टि से देखें तो शिवाजी हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन और उनका एक मात्र लक्ष्य यह था, जब उन्हें औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर लिया था, और जब वे औरंगजेब के आगरा के किले से भागने में सफल हो गए थे, तब उन्होंने अपने एक लक्ष्य का निर्धारण किया था। शिवाजी का लक्ष्य यह था कि वे पूरे भारत में एक हिंदू राजा को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि इसका इंटेंशन यह नहीं था कि अगर वहाँ की जनता मुस्लिम है तो उनके ऊपर कुछ भेदभाव किया जाए। सारे जनता के ऊपर शिवाजी का जो सोच था, शिवाजी का जो योजनाएं थी, वह समान रूप से काम करती थी। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में वे चाहते थे कि राष्ट्र में जो एकमात्र शासक हो वह हिंदू शासक हो। इसके शिवाजी के कार्यकाल में इसके अलावा भी मराठों का काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील इतिहास रहा है। तो यहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है दक्षिण के सिया राज्यों का मुगलों से संघर्ष। दक्षिण के सिया सुल्तान और मुगल सम्राटों के बीच दीर्घकालीन युद्ध से मराठों ने अपनी शक्ति को आसानी से विकसित कर लिया। दक्कन के सिया सुल्तान और मुगल दोनों ही मराठों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। मराठों ने इन दोनों की फूट का फायदा उठाया और समय समय पर अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो सबसे पहले यहाँ पे यह बताया गया है कि दक्षिण में जो सिया सुल्तान शासन कर रहे थे, सिया सुल्तान, और दूसरी तरफ उत्तर भारत में मुगल सम्राट, इन दोनों के बीच हमेशा ही संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। और इन दोनों के संघर्ष का फायदा उठाया था मराठे चूंकि बहुत ही ज़्यादा परिश्रमिक रहते, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहते थे, तो ये दोनों ही चाहते थे, यानी कि दक्षिण के सिया सुल्तान और उत्तर के मुगल सम्राट, ये दोनों ही चाहते थे कि मराठे उनसे आकर मिल जाए। तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया था मराठों के द्वारा। इन दोनों के बीच फूट डाल करके मराठों को जब जिस तरफ ही फ़ायदा दिखता था वो उस तरफ समय के अनुसार मिल जाते थे। इसके बाद नाम आता है दादाजी कोंडदेव का प्रभाव। शिवाजी के जीवन काल में इनका क्या प्रभाव था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो उनका नाम था गुरु रामदास, और इनका प्रभाव पूरे जीवन भर देखने को मिलता है। यहाँ बताया जा रहा है कि गुरु रामदास ने शिवाजी के दिल में हिंदू धर्म के प्रति कूट कूट कर प्रेम भरा था। उन्होंने उसे गाय, ब्राह्मण और धर्म, इन तीनों की रक्षा करने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा शिवाजी को यह भी निर्देश दिया था कि मराठों को इकट्ठा करे, उन्हें एकजुट करे और उनके मन में एकता का भाव का सृजन करें। इसका मतलब यह हो गया कि रामदास का जो एक लक्ष्य था कि वे राष्ट्र निर्माता के रूप में अपने आप को विख्यात करना चाहते थे, या फिर उनकी यह सोच थी कि पूरा राष्ट्र जो है एक होना चाहिए और उनका एक ही राजा होना चाहिए। तो इसका उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था शिवाजी के द्वारा, क्योंकि वे जानते थे कि शिवाजी ऐसे शख्स थे जो कि बहुत ज़्यादा काबिल थे। तो उन्होंने शिवाजी को इस तरह से ट्रेंड किया था कि रामदास की जितनी भी योजनाएं थी वे सब के सब शिवाजी के मन में आ गई थी और उन्होंने उसे पूरा भी किया। सबसे पहले तो पंचायती संस्थाओं का योगदान देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में देश के अन्य भागों की तरफ प्रशासन का स्थानीय संस्थाएं अर्थात पंचायतें पूरी तरह से कार्य करती रही। इन संस्थाओं ने मराठा में सत्ता और स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को जागृत किया, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो था वहाँ पर एक न्यायालय या तो फिर प्रशासन की कुछ मूलभूत तत्व जो होते हैं उसका अभाव देखने को मिलता है। तो
वहाँ जितने भी ग्राम हुआ करते थे या फिर नगर हुआ करते थे, तो उन सभी में स्थानीय संस्थाओं का निर्माण किया गया था, ताकि वहाँ पर जितने भी न्याय संबंधी या फिर किसी अन्य तरह की शिकायतें आए तो उसका निपटारा किया जा सके, अगर उस राज्य में शिवाजी या फिर मराठा सरदार मौजूद ना हो तो भी। और इसी के कारण नगरों में स्थानीय संस्थाएं और गांवों की बात करें तो वहाँ पर पंचायतों का निर्माण किया गया था। अब देखते हैं मुगलों की निर्बलता। 1682 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब दक्षिण में ही रहा। इन वर्षों में मुगल सेनाओं को कभी कभी सफलता मिली तो कभी उन्हें निर्णयात्मक विजय कभी भी नहीं देखने को मिली। इसी शिवाजी के उत्तराधिकारियों और परवर्ती मराठा सरदारों को अपने प्रभाव शक्ति को बढ़ाने का अवसर मिल पाया। क्योंकि मुगलों के बारे में ध्यान दें तो मुगलों में औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिसका कि एक परिपूर्ण नीति के तहत उसने दक्कन और दक्षिण के एरिया में मुगल राजवंश को स्थायित्व देने की कोशिश की थी, और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय दक्षिण में ही बिताया था। तो जब औरंगजेब दक्षिण में था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ करते थे, मुगल सेनाओं का हमेशा भिड़ंत हुआ करता था, संघर्ष हुआ करता था मराठों के साथ या फिर वहाँ के स्थानीय जो भी राज्य हुआ करते थे उनके साथ। लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए उनके पास इस तरह की किसी भी नीति का अभाव था। यानी कि औरंगजेब के बाद के जो उत्तराधिकारी आए मुगल साम्राज्य में, उनके पास कोई भी मजबूत नीति के तहत उन्होंने ऐसा कोई भी काम दक्षिण में नहीं किया, और ऐसा करने से मुगलों की शक्ति कमज़ोर हो गई दक्षिण के इलाके में। इसका फ़ायदा शिवाजी के द्वारा उठाया गया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो दक्षिण का जो एरिया था उसे मुगलों से मुक्त कराया। इसके बाद के समय में और शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे उन लोगों के द्वारा भी उत्तर भारत में मुगलों को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ा। मराठों का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक हुआ करता है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे कि यहाँ बताया जाता है कि मराठा साम्राज्य या मराठा महासंघ एक भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति थी जिसका कि समय काल माना जाता है 1674 टू 1808। इस समय तक यह अस्तित्व में रही थी, और मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी के द्वारा डाली गई थी, और शिवाजी ने शासन संभाला था 1674 ईस्वी में। मराठा लोगों को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मराठों को महरट्टा और महरट्टी भी कहा जाता है। भारत के वे प्रमुख लोग जो इतिहास में क्षेत्र रक्षक योद्धा और हिंदू धर्म के समर्थक के रूप में विख्यात हुए वे मराठा ही हैं, और इनका गृह क्षेत्र आज का मराठा भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र का राज्य देखा जा सकता है, जिसके कि पश्चिम क्षेत्र में समुद्र तट है, और समुद्र तट के किनारे मुंबई से लेकर गोवा तक। दूसरी तरफ आंतरिक क्षेत्र की बात करें तो पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर नागपुर तक का एरिया यह कवर करता है, यानी कि यहाँ तक यह फैला हुआ है, और यह साम्राज्य करीब करीब 28 लाख वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर करता है। तो यह तो थी उसकी मराठों की जो क्षेत्रफल है, जो साम्राज्य का विस्तार था। इसके अलावा साम्राज्य की स्थापना का श्रेय शहाजी भोसले या और उनके बेटे शिवाजी को है, क्योंकि शिवाजी के शासक बनने के पहले शहाजी भोसले द्वारा इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई थी, जिसको कि बाद के समय में शिवाजी के द्वारा बढ़ाया गया था। जैसा कि पता चलता है कि कुछ समय तक शाहजी ने मुगलों को चुनौती दी थी। अहमदनगर में उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि शाहजी भोसले जो थे उनका अहमदनगर में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। कहा जाता है कि अहमदनगर के बाद के शासकों में जब अहमदनगर का पतन हो रहा था तो उस समय शाहजी भोसले की वह स्थिति थी कि वह वहाँ पर सम्राट का निर्माण भी करते थे और उन्हें शासन से पदच्युत भी करते थे। लेकिन 1636 की जो संधि हुई थी उसके बाद शाहजी को उन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा जिन पर उनका प्रभाव था। उसने बीजापुर के शासक की सेवा में अपना कार्य दिया और अपना ध्यान
कर्नाटक की ओर लगाए, क्योंकि कर्नाटक में उस समय काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक दृष्टि से अशांति फैली हुई थी। तो शाहजी भोंसले को यह लगा कि वह यहाँ पर अपना साम्राज्य कायम कर सकते हैं। चूँकि उस समय की अशांत स्थिति का लाभ उठाकर शाहजी ने बेंगलोर में अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना की। इसके पहले गोलकुंडा का एक प्रमुख सरदार, जिसका कि नाम था मीर जुमला कोरोमंडल तट के एक क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम करने में सफल हो गया था। और इसके अलावा कुछ जो बाहर से आए हुए अबिसिनियाई सरदार भी थे, वे पश्चिम तट पर अपना शासन कायम करने में सफल हो गए थे। तो इस तरह से यहाँ देखने को मिलता है कि छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग शासकों ने जिसे जहाँ भी मौका मिला वहाँ पे अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य कायम किया। पुणे के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें भी अबिसिनियाई लोग आना जाना लगा रहता था, और वहाँ पर कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद शिवाजी के प्रयास के बाद उनका शासन कायम हो गया। यानी कि शिवाजी का शासन यहाँ पे पुणे के आसपास के क्षेत्रों में कायम हो गया। 1674 में यानी कि 1674 में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव डाली, और उसने कई साल औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष भी किया। दरअसल जब औरंगजेब के दरबार में अपमानित हुए वीर शिवाजी को आगरा में कैद कर लिया गया था, तो वहाँ से वे निकल के भाग गए थे, और उन्होंने उसी समय एक सपना देखा था, पूरे मुगल साम्राज्य को कदमों पर झुकाने का, यानी कि मराठा ताकत का एहसास पूरे हिंदुस्तान को करवाने का। और यह सपना उनका पूरा भी हुआ। उनके बाद जो भी पेशवाए आए उन्होंने अपने प्रभाव को उत्तर भारत तक बढ़ाया, और यह साम्राज्य 1818 तक चलता रहा और पूरे भारत में फैल गया। तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि शिवाजी ने जो अपना लक्ष्य तैयार किया था वह किया था जब औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद कर लिया था। क्योंकि यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि औरंगजेब ने जब मराठों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने अपने एक दूत से शिवाजी के पास यह खबर भिजवाया कि औरंगजेब जो है वे शिवाजी के साथ मित्रता पूर्ण संबंध कायम करना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि वे खुद आकर औरंगजेब से मिले। चूँकि शिवाजी अपने बेटे के साथ औरंगजेब के दरबार में भी गए थे, लेकिन वह एक इत्तेफाक का दिन था कि उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था, और जन्मदिन मनाने के कारण उन्हें क्या हुआ, शिवाजी और उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया, बल्कि इसके अलावे उन्हें 4000 जात और मनसब का जो लाइन होता है वहाँ पे उनके बीच खड़ा कर दिया गया था, जिससे कि शिवाजी को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और वे औरंगजेब को उसी समय उन्होंने कहा, मतलब कि विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ बोल दिया, उन्हें एक चैलेंज दे दिया। उन्हें कहा कि वे कभी भी मुगलों के अधीन अपना अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इससे औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने शिवाजी को कैद करने का आदेश दे दिया, जिसके के बाद औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा यानी कि शाही सैनिकों के द्वारा शिवाजी को आगरा के दुर्ग में कैद कर दिया गया था। बहुत ही चालाकी से शिवाजी वहाँ से भाग भी निकले थे, और उसी समय उन्होंने अपना यह सपना देखा था, जिसे कि बाद के समय में पूरा कर दिया गया। बाद के समय में शिवाजी के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम ने उनके लिए बहुत कुछ किया, उनके सपनों को साकार करने के लिए। और उस समय बाजीराव प्रथम की जो उम्र थी वह करीब 19-20 साल की थी। उसने क्या किया, उनका जो सैनिक प्रतिभा था उसके बल पर उसने 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बना कर रखा था, और मुगल बादशाह लाल किले से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि औरंगजेब के समय तक का जो समय था, औरंगजेब तक तो शाही सेना या तो फिर मुगल साम्राज्य बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन बाद के शासकों के द्वारा मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया था, और उसी का फ़ायदा उठाया था बाजीराव प्रथम ने। यहाँ तक कि मुगल बादशाह जो कि 12वें मुगल बादशाह थे और औरंगजेब के नाती थे, वे दिल्ली से बाहर भागने की सोच ही रहे थे कि बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गया। यानी कि जाते जाते उसने क्या किया, मुगलों की जो
मुगलों का जो सम्मान है उसे गिरने नहीं दिया। अगर वो भाग जाता, यानी कि औरंगजेब का नाती अगर दिल्ली छोड़ के भाग जाता, तो इससे क्या होता, मुगलों का जो सम्मान है, जो कि इतने समय से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इनके द्वारा बनवाया गया, वो सब के सब मिट्टी में मिल जाता। इसके बाद बाजीराव पहला ऐसा योद्धा था जिसके की समय में 70 से 80% भारत पर उसका सिक्का चलता था। वह अकेला ऐसा राजा था जिसने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक समेट दिया। पूना शहर को कस्बे से महानगर में तब्दील करने वाला बाजीराव बल्लाल भट्ट ही थे, और सतारा से लाकर कई अमीर परिवार को यहाँ बसाया भी गया था। निजाम बंगस से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई बार शिकस्त देने वाली अकेली ताकत का नाम था बाजीराव। शिवाजी के नाती साहूजी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बिना उसे चुनौती दिए हुए पूरे देश में उसकी ताकत का लोहा मनवाया था बाजीराव ने। यानी कि अगर शिवाजी के बाद देखें तो बाजीराव का नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 80% तक का जो समय था प्रशासन के क्षेत्र में, उस पर अपना दबदबा बनाए रखा था, और साथ ही साथ बाद के जो यानी कि उत्तरवर्ती मुगल शासक जो थे उन्हें धूल भी चटाई थी। इसके अलावा हिंदू पद पातशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम के द्वारा ही दिया गया था। हिंदू राजा की बात करें तो हिंदू राजा के लिए आधी रात को भी वह मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, और पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो, उसके जीवन का लक्ष्य यह था। लेकिन जनता उसकी किसी भी धर्म को मानती हो, यानी कि बिल्कुल ही शिवाजी की तरह यह इनका भी मानना था। शिवाजी का भी मानना वही था कि जनता किसी भी धर्म को मानती हो तो उसके लिए मतलब कि उसकी खुशी और उसके साथ जो न्याय करना चाहिए वह राजा को करना चाहिए, और उसी के नक्शे कदम पर बाजीराव भी चले। उन्होंने अपनी हर युद्ध के पहले हर हर महादेव का नारा जो लगाते थे वे लगाना नहीं भूलते थे, और इसके अलावा उन्होंने अपने फौज में बहुत सारे मुस्लिम पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि उनके अनुसार उनका जो टैलेंट होता था, यानी कि लोगों का जो टैलेंट है, जो निवासी टैलेंटेड होते थे, उनकी कद्र होनी चाहिए थी प्रशासन या राजत्व में। और उन्होंने इस कदर इसकी पहचान की थी कि उसके जो सिपह सलार थे बाद में मराठा इतिहास की बड़ी ताकत के तौर पे उभरे थे। होलकर, सिंधिया, पवार, शिंदे, गायकवाड़ जैसी ताकतें जो बाद में अस्तित्व में आई, वे सब पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की ही देन थी। तो यह था अभी तक का शिवाजी के साथ मराठों का उत्कर्ष। अभी हमने देखा कि संभाजी, उसके बाद शिवाजी, फिर बाजीराव, उन लोगों ने अपने शासनकाल में किस तरह का सोच रखा और उसके ऊपर काम भी किया। इसके बाद हम देखेंगे कि मराठों के साथ मराठा का जो महासंघ का निर्माण किया गया उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायित्व रहे, और इसमें कौन सी ऐसी ताकतें थी और कौन कौन से ऐसे युद्ध हुए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध हुए जिसको कि उन्होंने अंजाम दिया। इसके अलावा मराठों की सैन्य सभ्यता, उनकी संस्कृति, और इसके अलावा युद्ध शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।